हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मई मंथ की मैगज़ीन है जिसमें मैंने आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की क्लासेस मैंने करा दी हैं। ये इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें मैं आपको पहला वाला आर्टिकल शुरुआत करने वाला हूँ। भारत और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएँ यानी कि इंडिया एंड ग्लोबल वैल्यू चेन सुर्खियों में क्यों रहा है कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें शामिल होने की जो भारत की आवश्यकता है, नीड है, उस पर जोर दिया है ताकि क्या कर सकें, हम एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर सकें, साथ साथ जो भी इसेंशियल जो इम्पोर्ट्स है और हमारा जो सप्लाई चेन है उसमें हम अपनी जो है कोई व्यवधान ना हो और भारत अपनी प्रमुख भूमिका को निभा सके। इसलिए नीति आयोग के सीईओ ने ग्लोबल वैल्यू चेन में शामिल होने की आवश्यकताओं पर भारत को बल दिया है। आपसे एक सवाल है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो बात आती है कि जब ग्लोबल वैल्यू चेन की जब यहाँ पे उन्होंने बातें की हैं तो ग्लोबल वैल्यू चेन होता क्या है? तो पूरी एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बाज़ार में उतारने के लिए, लाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जो सारी गतिविधियाँ की जाती हैं ना, वही होती है ग्लोबल वैल्यू चेन। और उसकी जो पूरी श्रृंखला होगी ग्लोबल वैल्यू चेन श्रृंखला कहलाई जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन ले लो, या आप मान लो आप कोई कपड़ा ले लो, या चिप्स ले लो, चिप्स का पैकेट ले लो, ठीक है। चिप्स क्या है, उसको मान लो आलू चाहिए, उसके लिए तो कृषि जो है वो इन्वॉल्व होगा, पहला सेक्टर, यानी आलू का उत्पादन। जब आलू का उत्पादन होगा तो उसके बाद मान लो प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद क्या होगा कि वो सरकार खरीद करेगी, यानी कि एक तरह से जब खरीद कर लेगी तो उसके लिए क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज हुआ। अब स्टोरेज से मान लो कि फैक्ट्री तक लाना है, तो फैक्ट्री तक लाने के लिए क्या चाहिए, सप्लाई चेन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो गया। इसके बाद फैक्ट्री में मशीनरीज चाहिए, तो यहाँ पे एक मशीनरी सेक्टर भी आ गया, ठीक है। अब मशीनरी के बाद जो है पैकेजिंग और लेबलिंग चाहिए, मान लो पैकेजिंग और लेबलिंग आ गया, ठीक। पैकेजिंग और लेबलिंग के बाद क्या चाहिए, प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए, वो भी आ गया। वो उसका प्रमोशन, पेड प्रमोशन से लेकर तमाम चीज़ें ये आएंगी। इसके बाद क्या होगा कि फिर वहाँ पे सप्लाई, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके बाद जो है वो एक जो थोक विक्रेता होगा या फिर उसके जो क्या बोलते हैं आउटलेट्स होंगे, वहाँ पे जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस में। अब वहाँ से फिर ट्रांसपोर्टेशन को जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होगा, और इसके बाद जो है रिटेलर्स हैं, जो खुदरा वाले व्यापारी हैं, उनके पास जाएगा या दुकानदारों के पास जाएगा, और वहाँ से हम परचेज जब करेंगे तो फिर परचेज करने के बाद क्या होगा कि वो हमारे पास आया। यानी जो एक पूरी श्रृंखला जो बन रही है एक चिप्स को बनाने में, ये श्रृंखला ही जो है, इसी को वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो कोई प्रोडक्ट को, जैसे मान लो कि वही चिप्स मान लो, या वही मोबाइल फ़ोन मान लो, वही मोबाइल फ़ोन विश्व के स्तर पर जिन जिन देशों से जिस तरह से प्रक्रियाओं से जुड़ करके जो गुजरता है, वही ग्लोबल वैल्यू चेन होता है। ये मैंने आपको स्थानीय स्तर का चेन बताया, ये विश्व स्तर पर जब होगा तो ये वैश्व ग्लोबल वैल्यू चेन कहलाएगा। आसान सी भाषा में यही है, ठीक है। जैसे कि एप्पल का सप्लाई चेन यहाँ पे एग्जांपल दिया, डिज़ाइन और जो उसका विकास कहाँ पे होगा, यूएसए में। सोर्सिंग कहाँ पे होगी, यूएसए या चाइना में, ठीक है, या यूरोप में। उसका निर्माण कहाँ पे होगा, चाइना में। वेयर हाउसिंग कहाँ पे होगी, यूएसए में। और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगी, यूएसए, और वैश्विक स्तर पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये बातें आती हैं। अब होता क्या है कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन होता है उसमें उपभोक्ता के लिए प्रोडक्ट को अंतिम रूप से तैयार करने वाला प्रत्येक चरण शामिल होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, परिवहन हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका मतलब मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, परिवहन सब कुछ इसमें जाता है, और कुछ ना कुछ मूल्य जुड़ता रहता है। तो इसी को जो है ग्लोबल वैल्यू चेन बोलते हैं, ठीक है। अब जानते हैं, आपको यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि OECD के अनुसार, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के अनुसार, लगभग 70% जो वैश्विक व्यापार है पूरे विश्व में वो वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जरिए संपन्न होता है, ठीक है। अलग अलग जो है अगर देश होंगे तो वो उनके कुछ क्वालिटीज़ होंगे, जैसे कुछ देश बैकवर्ड लिंकेज, कुछ देश फॉरवर्ड लिंकेज में इन्वॉल्व होंगे। बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है कि मान लो कोई, ये बैकवर्ड लिंकेज का पहले समझो आप, कोई देश जो है घरेलू स्तर पे
वस्तु का जो उत्पादन है उसके लिए जो इनपुट चाहिए तो कहाँ से करेगा, दूसरे देशों से इनपुट्स का इस्तेमाल करे। जैसे मान लो भारत को क्या करना था, टी शर्ट निर्यात करना है, मान लो शर्ट बनानी है कोई टी शर्ट, उसको एक्सपोर्ट करना है अन्य कंट्रीज़ के लिए, तो अन्य कंट्रीज़ में क्या होगा, मानक और उसके जो स्तर होगा उसी के अनुसार हम देंगे तभी तो वो खरीदेगा ना। तो उसके लिए भारत क्या करता है, इटली से सूती वस्त्र आयात करता है, यानी कि बैकवर्ड लिंकेज से भारत जुड़ा हुआ है, यानी हम आयात करते हैं फिर बनाते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से एक लिंकेज आर्थिक विशेषज्ञता के आधार पर आता है, वो है फॉरवर्ड लिंकेज। इसमें कोई देश जो होता है किसी अन्य देश को सप्लाई करता है, जैसे मान लो भारत ने इटली से सूती वस्त्र का आयात किया तो इटली जो है फॉरवर्ड लिंकेज से जुड़ा है, भारत बैकवर्ड से जुड़ा है। ठीक इसी तरह से मान लो जैसे कि भारत जो है वो कार बनाने वाली एक जर्मन ऑटो मेकर कंपनी उसको ऑटो कंपोनेंट की सप्लाई करता है, तो भारत क्या है, एक तरह से फॉरवर्ड लिंकेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब बात आती है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का महत्व क्या है। मेंस का एक क्वेश्चन यही बन सकता है और ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स पे, सप्लाई चेन पे सवाल बनते हैं मेंस में। तो महत्ता ये है कि इससे प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। जैसे कि ग्लोबल वैल्यू चेन होगा तो इससे क्या होता है कि अनेक सोर्सेज से किफ़ायती होंगे, हाई क्वालिटी वाले जो इनपुट्स प्राप्त होते हैं, इम्पोर्टेड इनपुट जो होंगे, उससे जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें इंक्रीज़ होता है। नॉलेज शेयरिंग ये काफ़ी अधिक बढ़ोतरी होती है। कंपनियों क्या होता है कि उत्पादन दक्षता बढ़ाने का अवसर मिल जाता है और उत्पाद का मूल्यवर्धन भी होता है, यानी बेहतर प्रोडक्ट भी हमें मिलता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसमें गरीबी के स्तर में भी कमी आती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि ग्लोबल वैल्यू चेन के अनुसार भागीदारी में 1% की वृद्धि से क्या होता है कि विश्व में 1% की वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में 1% के अधिक की वृद्धि हो सकती है। ये आप लिख सकते हो मेंस में, ये उसको ऑथेंटिक डाटा को बनाने के लिए। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार। अब आता है कि रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, जब ग्लोबल वैल्यू चेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगी तो इसमें बाहर और भीतर अनेक प्रकार के लिंकेज जुड़ेंगे, रोजगार की संभावनाएं जो है यहाँ पे अधिक अवसर होते हैं। ठीक है, अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आज बांग्लादेश में हलचल है, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। तो बांग्लादेश में आप देखो तो वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़े जो भी निर्यात वाले प्रधान सेक्टर था उसमें बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिले थे, लेकिन अब सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप स्थिति देखिए ना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो आर्थिक रूप से बांग्लादेश को बिल्कुल कमज़ोर कर देगी। तो ये चीज़ें हैं। जटिल श्रम की आवश्यकता और महिलाओं की अधिक भागीदारी, इसमें भी क्या होता है कि ग्लोबल वैल्यू चेन से जो होती है सबसे अधिक जो भागीदारी होती है वो व्यापारिक सेक्टर को होती है, जिसमें कम कुशल युवा महिला श्रमिकों को जो है रोजगार वगैरह मिल जाता है। उत्पादन में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलती है। किसी भी वस्तु के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया एक देश में तो होगी नहीं, तो व्यवसाय का संचालन भी अलग अलग देश में होगा। तो इससे क्या होता है कि सभी पूर्ण मतलब देशी, इसलिए देशों क्या होता है कि सभी उत्पाद के घटकों को पूरी मूल्य श्रृंखला बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि जिसकी विशेषज्ञता होगी उसके आधार पर वो बनाएगा और फिर वो एक जगह जाकर असेंबल होंगे और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग और तमाम चीज़ें जो होंगी वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आते हैं कि भारत की जो भागीदारी क्या है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला की जब बात आ रही है तो भारत की भागीदारी क्या है वो, तो सीमित भागीदारी, यानी भारत का जो है वैश्विक मूल्य श्रृंखला में व्यापार बहुत कम है। 2022 में जीडीपी का 40% था। अब ये अनुपात जो है अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। ठीक है, ये चीज़ देखो आप। अब ये वास्तव में जो ये पूरा रेशियो है ना, यूएसए, चाइना, जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तो कम है ही, बल्कि साउथ कोरिया, मलेशिया, इन सारे देशों से भी कम है। नेटवर्क से जुड़े उत्पादों का कम निर्यात होता है। जैसे भारत में क्या है, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण और वाहन जैसे जो नेटवर्क उत्पाद हैं इसका वर्चस्व है, लेकिन अगर हम कुल व्यापारिक निर्यात में इनकी हिस्सेदारी को देखें तो केवल 10% है। वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स कौन के हैं, तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, व्यावसायिक सेवाएं, रसायन, परिवहन वगैरह आती हैं। और भारत का फॉरवर्ड लिंकेज पे वर्चस्व है। भारत अभी भी क्या है कि कच्चे माल और इंटरमीडिएटरी जो प्रोडक्ट्स हैं उसी को निर्यात करता है और उसी पर एक निर्भर भी रहता है। अब बात आती है कि वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की जो सीमित भूमिका, उसके लिए कौन कौन से कारक जो है वो जिम्मेदार हैं। तो मजबूत व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है भारत में। ट्रेंड्स क्या है, ट्रेंड्स के अनुसार हमें अपडेट रहना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, मान लो कोई मोबाइल फ़ोन आपने लॉन्च किया और अब मोबाइल फ़ोन क्या होता है कि वो ट्रेंडिंग, अब ग्लोबल मार्केट में आपको कंपटीशन करना है तो हर 2 महीने 3 महीने में एक नया फ़ोन आपको लॉन्च करना ही है। नहीं करेंगे आप
आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे क्योंकि कोई लेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मैंने मतलब बाजार में बने रहने के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला के अनुसार आपको बिल्कुल त्वरित तौर पे काफ़ी ट्रेंड के अनुसार जो कुछ चीज़ें होती हैं उसको बदलाव लेने होते हैं, ठीक है, वरना आपकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी, ठीक। तो अभी ये एग्जांपल के तौर पर नोकिया को देख लो। नोकिया जो है वो समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाया और वो मोबाइल इंडस्ट्री में पिछड़ गया, वरना नोकिया के फ़ोन जो है एक समय था जब उस वक्त वर्चस्व रहता था, ठीक है। भारत में देखें तो सड़क और रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैश्विक लेवल पे तो है ही नहीं, और कई सारे सेक्टर भी ऐसे हैं जो सही तरीके से जुड़े भी नहीं हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें समस्या पैदा करती हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में, ग्लोबल जो है इसमें जुड़े में। व्यापार प्रशुल्क नीति में अनिश्चितता तो है ही। भारत में जो औसत प्रशुल्क है वो 2014 के 13% से बढ़ करके 18.1% हो चुका है। उत्पादों का उच्च गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप नहीं होना, ये भी समस्या होती है। कई बार आप देखोगे न्यूज़ में, कई बार मसालों को लेकर के बवाल होता है, तो कभी किसी चीज़ को लेकर के बवाल होता है, और ये कुछ न कहीं ये तो व्यापारिक तौर पे एक साजिश भी हो सकती है, बशर्ते लेकिन क्या होता है कि मानक के अनुसार जो है, जो विश्व में मानक है उसके अनुसार समस्याएं हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता वाले सेक्टर को प्राथमिकता होती है, अकुशल श्रमिकों की संख्या अधिक है, तो ऐसे में जो है विनिर्माण गतिविधियां में अधिक ये लग जाते हैं, तो ये भी चीज़ है। तो समस्या तो ये भी है। जानकारी का अभाव भी होता है। व्यापार बाजार भागीदार, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, यहाँ नियमों, यहाँ तक कि जो व्यापार वित्त है, इनके जरिए जो है जानकारी ये कंपनियों के लिए पार्टनरशिप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या है कि इन सारी जानकारियों का भी वैश्विक स्तर पे काफ़ी अभाव है। भारत में तो है ही। भारत के जो कानून है वो भी काफ़ी जटिल है। घरेलू जो पॉलिसी वाली समस्याएं जो होती हैं, चुनौतियां हैं, नीतिगत चुनौतियाँ, जैसे कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, जटिल कानून है, जटिल श्रम कानून है, व्यापार नीति है, तो इसमें अनिश्चितता बनी रहती है। तो भारत में उत्पादन के प्रयासों में बाधा होने लगती है। भारत सरकार ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला साथ इंटीग्रेट करने के लिए कुछ कदम भी उठाए हैं, जैसे कि विदेश व्यापार नीति 2023 आई। इसका उद्देश्य क्या था कि जो निर्यातक हैं उनके साथ व्यापार साझा करने के लिए, आसान करने के लिए हमें प्रोसेस को एकदम लिबरलाइज करना है, उदार बनाना है और उसे स्वचालित करना, ऑटोमेटिक बनाना है, ठीक है। व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम्स 69th बीपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा था। तो पीएलआई स्कीम्स को आप ध्यान देना सारी चीज़ों को, ठीक है। तो पीवाईक्यू आप देखते हो तो सब चीज़, जहाँ भी उसको चीज़ें रिपीटेशन होना उसको आपको देखना चाहिए। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव था किस चीज़ के लिए? व्यापक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए। उद्देश्य क्या था? 2020 में शुरू की गई थी कि जो वैश्विक मूल्य श्रृंखला उसमें हमें भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। अब आता है एक ज़िला एक उत्पाद निर्यात केंद्र के रूप में जिले, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये मुख्यतः यूपी की एक योजना थी जिसको भारत के स्तर पर लागू किया गया, और इसका उद्देश्य था कि एक जो जिला है ना, एक जिला, उसको एक निर्यात यूनिट के रूप में स्थापित किया, जहाँ वहाँ की प्रमुख चीज़ें, जैसे कि यूपी के जो 75 जिले थे, सबको एक ना एक यूनिक जो है वो उसके एक्सपोर्टिंग हब के रूप में विकसित करने के लिए बनाया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग की गई, मार्केटिंग की गई और उसे जो है एक्सपोर्ट करने के लिए जो है तैयार किया गया। इसी तर्ज पे भारत के स्तर पे ODOP जो है वो परियोजना लागू हुई। इससे क्या होता है कि जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करने में, उस संबंधित उत्पाद के विनिर्माण करने में और एक्सपोर्ट केंद्र के रूप में उसको हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। मेक इन इंडिया पहल सरकार ने की थी 2014 में, ठीक है, ये भी जान देना है। 2014 से 2022 के बीच में जो विनिर्माण सेक्टर, उसमें FDI की इक्विटी में 57% का वृद्धि भी प्रमुख भूमिका निभाई गई। ऐसे में आगे की राह क्या हो ताकि जो है हम वैश्विक मूल्य श्रृंखला में आसानी से जुड़ सकें? तो कारोबारी माहौल में सुधार करना है हमें। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसके विवाद निपटान प्रणाली को लेकर स्पष्टता लाने की जरूरत है। ध्यान देना है कि हमें जो भी कंपनी की जो ऋण चुकाने की क्षमता है उसका आकलन करके कंपनियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की प्रोसेस में सुधार करना चाहिए, और साथ साथ नई श्रम संहिताओं को शीघ्र लागू करना चाहिए। ये हमें क्या बात हो गई? कारोबारी माहौल में सुधार करने की बात हो गई। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रशुल्क नियमों में बार बार बदलाव करना नहीं चाहिए। सीमा पे जो वस्तु है उसकी आवाजाही की प्रक्रियाओं को सरल और व्यवस्थित करना है। नेशनल जो ट्रेड नेटवर्क है उसकी स्थापना करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आयात निर्यात के लिए नियमों का पालन है उसके लिए प्रोसेस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है भी। तो ऐसे में ध्यान देना है कि हमें राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क की स्थापना बहुत ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं
उसके अनुसार उनको पूरा करने के लिए, कंपनियों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें जो है मानकीकरण पे राष्ट्रीय रणनीति, भारत में जो एक राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति हो जो कि मानकीकरण को, मानक के अनुसार जो है उत्पादन को और उसका निर्यात को बढ़ावा दे, इस पे के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। विनियामकी व्यवस्था में बार बार बदलाव नहीं करना चाहिए। जो भी रेगुलेशन वाली चीज़ें होती हैं उसमें बार बार बदलाव करने से आपकी पॉलिसी के लेवल पे, नीतिगत लेवल पे अनिश्चितता पैदा होती है। ऐसे में क्या होना चाहिए कि नए जो कर विनियमन है, प्रोसेस है, उसको समान रूप से लागू हो, बार बार व्यापार की नीतियों के अनुसार हो, उन्हें उसमें कोई जो है झोल ना हो। ठीक है, ये समस्याएं बन जाती हैं, उसको समाधान करना चाहिए। वैश्विक मूल्य श्रृंखला के जो उच्च मूल्य वाले सेगमेंट्स हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए और अधिक श्रम की आवश्यकताओं वाले सेक्टर को बढ़ावा दे करके हमें क्या करना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों को शुरू करना चाहिए देश में कंपनियों की, जो कि ताकि जो है जिसमें रोजगार भी मिल सके और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। तो ये सारी चीज़ों करने से हम ग्लोबल वैल्यू चेन के सप्लाई चेन में जो है वो हम लोग इंटीग्रेट हो सकते हैं और नीति आयोग के CEO की जो बात है वो हम लोग उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल आता है RBI द्वारा अधिशेष अंतरण, यानी कि RBI सरप्लस ट्रांसफ़र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि RBI ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का जो सरप्लस ट्रांसफ़र था उसको मंजूरी दे दी और यह अब तक का सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो ये दोगुना जो था पिछली बार उससे भी अधिक है। पिछली बार 86,000 करोड़ था, इस बार 2.11 लाख करोड़ रुपए RBI ने सरप्लस ट्रांसफ़र को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जो दिखाता है सरप्लस ट्रांसफ़र, तो आपने इसको देख लिया। अब ये इसकी कई सारी वजहें हैं। कारण ये है कि RBI को विदेशी मुद्रा होल्डिंग से जो है वो उच्च आय हुई है और ये जो है सरप्लस ट्रांसफ़र वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है, लेकिन ट्रांसफ़र की जनरल जो राशि होगी 24-25 के सरकार खाते में दिखेगी। अब सरप्लस RBI के बारे में क्या है, RBI के सरप्लस के बारे में कि RBI के पास जो सरप्लस होता है उसका अर्थ यह है कि खर्च जितना है उसका अधिक आय होना, यानी जितना खर्च है उससे अधिक उसके पास है तो वो सरकार को ट्रांसफ़र कर देती है। और RBI का खर्च क्या है, ब्याज से प्राप्त कुल आय का केवल 1/7वां हिस्सा है। इसी के चलते उसके पास अधिशेष की स्थिति बनी रहती है, यानी सरप्लस बना रहता है। अब बताते हैं कि RBI की आय क्या है, RBI की व्यय क्या है। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि RBI की सरकार को ट्रांसफ़र करने के प्रावधान क्या हैं, लाभ क्या होंगे और निष्कर्ष क्या है। तो RBI की आय कहाँ से होती है, तो रुपए में जो सिक्योरिटी जारी करती है उसकी होल्डिंग पे ब्याज लेती है। रुपए में जो भी सिक्योरिटी जारी करती है तो उसकी प्रतिभूतियों की बिक्री और जो उसका भुगतान होगा, डिप्रिसिएशन होगा या मूलधन के भुगतान में जो लाभ हानि होगी उसी के साथ उसको हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं। हम लोग नहीं, मतलब RBI एडजस्टमेंट करती है तो उससे आय होता है। फिर यहाँ पे होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो संचालन उस पर ब्याज मिलता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को जो RBI उसने 9 मई को 2011 को चालू किया था। ठीक है, अब ये शुरू में जो सुविधा थी ये किसको थी, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक थी। बाद में इसको सहकारी बैंकों को भी जो है ये लाया गया इसमें। अब इसमें होता क्या है कि जो भी बैंक कैपिटल एडवोकेसी रेशियो जो है, यानी कि जो कैपिटल एडवोकेसी रेशियो उसको बनाने में सक्षम होती हैं और जिनकी जो शाखाएं हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से जुड़ी हों, उनको जो है ये सुविधा मिलती है। MSF की रेट वर्तमान में कितनी है, तो 4.25% है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक बैंक जो होगा वो RBI से 24 घंटे के लिए, ध्यान देना 24 घंटे के लिए कर्ज यानी कि ऋण ले सकता है। ठीक है, ध्यान देना इस। अब इसके तहत क्या होता है कि एक बैंक जो होगा अधिकतम कितना लेगा, कुल जमा राशि का 2% के बराबर तक का जो है वो धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकता है 24 घंटे के लिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है उसके पास, RBI के पास सिक्योरिटीज़ की मतलब गिरवी रखनी पड़ती है। और अब जो गिरवी रखती है तो फिर जो है इस पर क्या होता है कि जो ध्यान इसमें एक चीज़ और भी देना है कि जो गिरवी रखी जाएगी सिक्योरिटीज़ उसका कुल मूल्य कितना होगा, 5% से अधिक ऋण से नहीं होना चाहिए। 5% के ऋण से अधिक होना चाहिए, यानी जितना आप कर्ज लेंगे उससे 5% से अधिक का मूल्य का सिक्योरिटीज आप वहाँ पे गिरवी रखेंगे। ठीक, तो ये चीज़ आपने देख लिया। अब आता है स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF। तो उसी का जो एक
LAF है उसी का एक भाग, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का भाग SDF है। ठीक है, उर्जित पटेल समिति ने SDF को लागू करने का सुझाव दिया था कि जो एक उपकरण के रूप में SDF की व्यवस्था को लागू की जाए। ठीक है, ये भी एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए एक टूल है। अब ध्यान इसमें देना है कि ज़्यादा ये प्रभावशील है SDF वाला, किसके मुकाबले, LAF के मुकाबले। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब बात आती है कि ऋण और अग्रिम पे भी ब्याज मिलता है। अगर कोई RBI जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों को ऋण देती है और उस पर अग्रिम है तो उस पर भी ब्याज मिलता है, और विदेशी स्रोतों से जो अर्जित ब्याज होता है उससे भी मिलता है। तो ये आय हो गया। बात आती है कि इसका खर्च कितना कहाँ होता है और खर्च क्या है। तो RBI क्या करती है कि बड़े आय का बड़ा हिस्सा क्या करती है, जो रिस्क प्रोविज़न पे व्यय करती, एक्सपेंड करती है। वो दो तरह का रिस्क प्रोविज़न करता है RBI, एक है आकस्मिकता निधि, दूसरी है परिसंपत्ति विकास निधि। तो आकस्मिकता निधि में क्या होता है कि इसके तहत किसी भी जो इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए अलग राशि होती है, जैसे कि बॉन्ड की वैल्यू में मूल्यह्रास हो गया या मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़े जोखिम हो गए, तो उसके लिए रखती है। दूसरी चीज़ें जो है परिसंपत्ति विकास निधि, एसेट डेवलपमेंट फंड, इसके तहत क्या करती है कि RBI की जो सब्सिडरी कंपनियां हैं और उससे जुड़े जो संस्थान हैं उसमें निवेश और उसकी जो इंटरनल वर्किंग कल्चर है, कार्यप्रणाली, उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिर खर्च कहाँ होता है, नोटों की छपाई पे खर्च होता है, कुछ एजेंसी शुल्क होते हैं, कमीशन वगैरह, डीलर वगैरह बैंकों को, और कर्मचारियों पे खर्च होता है। ये सारी जो खर्चे होते हैं वो RBI को होते हैं। अब इसके बाद जो पैसा बचता है वो सरप्लस पैसा होता है। अब इसी पैसे को जो है वो ट्रांसफर सरकार को करने संबंधी प्रावधान पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो RBI एक्ट 1934 के धारा 48 के तहत किसी भी आय, लाभ अर्जन या आयकर पर सुपर टैक्स का भुगतान करने के लिए RBI उत्तरदायी नहीं है। हालांकि ये जो क्या कर सकती है, आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि, जिसकी हमने बात की, उस पर राशि अलग रखने के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, अब इसकी RBI के एक्ट 1934 की धारा 47 में यह प्रावधान है कि RBI द्वारा जो अपने परिचालन होगा उससे अर्जित किसी भी तरह का लाभ केंद्र सरकार को ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि RBI का सरप्लस का बड़ा हिस्सा आकस्मिकता निधि और परिसंपत्ति विकास निधि के लिए सिक्योर रखना पड़ता था। लेकिन मालेगांव समिति ध्यान देना है, मालेगांव समिति को रट लेना है। मालेगांव समिति जो है, अब इस मालेगांव समिति को आपको रट लेना है, सवाल पूछ सकता है। यहाँ पे एक बात को और भी ध्यान देना है कि सरप्लस ट्रांसफ़र की जो उचित राशि है उसको तय करने के लिए वी सुब्रमण्यम समिति 1997 में, उषा थोराट समिति 2004 में, मालेगांव समिति 2013 में और विमल जलान समिति 2018 में गठन किया गया था। किस चीज़ के लिए, इसी RBI के सरप्लस ट्रांसफ़र की राशि को तय करने के लिए। इन सभी समितियों को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, कॉपी में नोट कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क। RBI एक्ट की धारा 47 कहती है कि जोखिम से निपटने के लिए जो आरक्षित राशि है और लाभांश ट्रांसफ़र है, इसकी उचित राशि ट्रांसफ़र करने के लिए एक तय तरीका प्रदान करता है। विमल जलान समिति की सिफारिश के आधार पर इसको संशोधित भी किया गया था, और ये दो कारकों के आधार पर जो है केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र सरप्लस राशि पे की जाती है, निर्धारित की जाती है। जैसे एक है रियलाइज इक्विटी, यानी कि आकस्मिकता निधि में जितनी मौजूदा राशि है, तो ध्यान देना है कि आकस्मिकता निधि को RBI की बैलेंस शीट को 6.5 से 5.5 की सीमा के भीतर रखना होता है। बाकी जो बची राशि सरकार को ट्रांसफ़र होगी। फिर दूसरी होगी आर्थिक पूंजी, तो इसको बैलेंस शीट का 20 से 25% की सीमा है, उसके बाद सारी राशि सरकार को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब आता है कि सरकार को ट्रांसफ़र के लाभ क्या होते हैं। तो राजकोषीय घाटा को कम करने में सहायक होती है। तो ध्यान देना है कि सरकार को जो वित्त वर्ष 2024-25 है उसके लिए 5.1% के राजकोषीय लक्ष्य के घाटे को हासिल करने में मदद मिलेगी। राजस्व के लक्ष्यों को पूरा करने में यह मदद मिलता है। इससे सरकारी उधारी कम करने में भी ये फायदा होता है। यदि सरकार कम उधार लेगी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, तो सरकारी जो सिक्योरिटीज़ होगा उस पर मतलब यील्ड कम हो सकता है, सरकार को कम ब्याज दर पर उधार मिल सकता है, और ब्याज दरों को जो है कम करने में इससे मदद होती है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि निष्कर्ष में कि पूर्व में भी जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त आकस्मिकता निधि रखने और RBI की स्वायत्तता जैसे मामलों में RBI द्वारा सरप्लस ट्रांसफ़र चर्चा का विषय रहा है। ध्यान देना है कि ये विवाद काफ़ी ज़्यादा था जब सरप्लस ट्रांसफ़र हुआ था पहली बार। जब ये पहली बार नहीं, मतलब इन द सेंस कि 2019-20 के आसपास जब RBI ने की थी, तो ये काफ़ी हो हल्ला मचा था, और इस पर जो है विवाद भी काफ़ी हुए थे केंद्र और विपक्ष के बीच में। ठीक है,
तो अभी ध्यान देना है कि विशेष रूप से केंद्र सरकार को जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए जो आवंटन देखें तो आरबीआई ने जो सरप्लस ट्रांसफर किया है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस राशि का इस्तेमाल पब्लिक एक्सपेंडिचर और विशेष परियोजनाओं पर व्यय कर सकते हैं, और कुछ इसे देखें तो कुछ सेक्टर में डिमांड को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक गतिविधियों को विस्तार करने में भी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रीलिम्स और मेंस के सवाल भी बनेंगे। तीसरा आर्टिकल है भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर। सुर्खियों में क्यों रहा है कि भारत की लॉजिस्टिक लागत 2021-22 में जीडीपी के 7.8 से 8.9 के बीच आकी गई है। पहले जो माना जा रहा था कि यह लागत 10% से अधिक है, तो ये ध्यान देना आपको। ये GS3 का मेंस का सिलेबस भी है और ये यूपी PCS में इस पे सवाल बहुत बार बने हैं, ठीक है। तो मैं बताऊँगा कौन कौन से सवाल इस पे बनते हैं। तो इस पे तथ्य यह है कि लॉजिस्टिक लागत की गणना किसने की है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने की है। ध्यान देना इसको, किसने इसको मतलब जिम्मा दिया था, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने इसी लॉजिस्टिक जो सेक्टर है उसका आकलन करने के लिए कार्य इसको नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च को दिया था, ठीक है। तो इस वाले जो पूरे जो डेटा है इसमें डेटा पर ध्यान देंगे ही, साथ साथ ध्यान देना है कि अभी ध्यान देना कि आर्मस्ट्रांग एंड एसोसिएट एक जो फॉर्म है उसने भी लॉजिस्टिक लागत को सबसे अधिक बताया था, और इसको ध्यान दिया था कि इसी के बेसिस के आधार पर जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसमें भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करके 2030 तक बेंचमार्क जो है वैश्विक तौर पे सेट किया गया है, उसके बराबर आने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, पहले के अनुमान है। लेकिन अभी जो वर्तमान डेटा आया है वो क्या है, 7.8 से लेकर के 8.9 बताता है। तो सबसे पहली बात है कि लॉजिस्टिक सेक्टर ये आप इसमें भारत का इस पर क्या स्थिति है वर्तमान में, उसका महत्व क्या है, और भारत सरकार ने लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं और अन्य कौन से कदम हैं, चुनौतियां क्या हैं, और इसके बाद हम लोग उस लीड्स को देखेंगे। और ये आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बड़ा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो एक आपका पहले ध्यान देना है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस के जो पेपर्स आने वाले हैं, यूपीपीसीएस और बीपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी के नेक्स्ट ईयर के लिए भी जो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें 2024 का रिपोर्ट आएगी तो उसको ऐड करना रहेगा, बस समझ लो, ठीक है। तो कौन जारी किया इसने, विश्व बैंक ने जारी किया। क्या जारी किया, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट। भारत क्या है, भारत के स्थान तो 139 देशों में 38वें स्थान पे है, 139 देशों में 38वें स्थान पे है, ठीक। पैरामीटर क्या होते हैं, तो ध्यान देना है पैरामीटर में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सीमा शुल्क काफ़ी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, शिपमेंट की व्यवस्था में सुगमता क्या है, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता क्या है, ट्रैकिंग ट्रेसिंग कैसी है, और कितना टाइम बाउंडेशन आप लोग जो काम कर रहे हो समयबद्धता कितनी है, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर पर एक नज़र डालें तो भारत के जो लॉजिस्टिक सेक्टर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सी हैं, तो बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री खरीद की जाती है, ठीक है। इसमें भारत में इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है, समझौता होता है, ऑर्डर को प्लेसमेंट करते हैं, फिर इनबाउंड परिवहन वगैरह होता है। अब इसमें से कुछ सामग्रियों को इस तरह संभालना होता है ताकि जो है इसमें वेयरहाउस और वितरण केंद्र में ऑर्डर को हम लोग दक्षतापूर्वक निपटा सकें, ठीक है। तैयार माल को बिकने तक उसका भंडारण होगा, पैकेजिंग होगा, इन्वेंट्री प्रबंधन सम्मिलित होती है भारत में, और परिवहन वगैरह भी जो है ये उत्पादन केंद्र से डिलीवरी तक जो है लास्ट तक उसको हम लोग अंतिम वस्तुओं के ग्राहक तक डिलीवरी की जाती है। ये भारत में मतलब लॉजिस्टिक के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। परिवहन आएगा, फिर खरीद होगी, संभालना पड़ता है, मतलब तमाम चीज़ें होती हैं। अब आता है कि दक्ष लॉजिस्टिक अवसंरचना, उसका महत्व क्या है। मेंस का ये अपने आप में एक पार्ट हो सकता है सवाल का, ठीक है। कोई भी जो दक्ष लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी उसका महत्व क्या होगा, तो ये आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाएगा, जो डिमांड है कंज्यूमर की उसको तत्काल पूरा करेगा, और व्यवसाय की जो उत्पादन प्रक्रिया है उसको हम लोग उसको दक्षतापूर्वक जो है संपन्न करेगा, कनेक्टिविटी बनाएगा, और पहुंच को भी काफ़ी अधिक जो है वो बढ़ा सकता है। दक्ष लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कंपनियों को क्या है कि ग्राहकों तक प्रोडक्ट को पहुँचाने में मदद मिलती है, और आर्थिक एकीकरण इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को जो है बढ़ाया जा सकता है। लागत में कमी आएगी और उत्पादन की जो है उत्पाद की प्रतिस्पर्धकता में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है, परिवहन, भंडारण, वितरण और इससे संबंधित सेवाओं में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान देना है कि भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर में सुधार के लिए कौन कौन सी कदम उठाए गए हैं। तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को बनाया गया।
तो ये ध्यान देना है, भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर के सुधार के लिए कदम उठाए गए, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। तो इसमें ये क्या है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सेक्टर के डेवलपमेंट से संबंधित ये पॉलिसी है, जिसमें बताया गया है कि लॉजिस्टिक सेवाओं में सुधार, डिजिटलीकरण, मानव संसाधन विकास और कौशल आदि को इसमें शामिल किया गया है। यह जो पॉलिसी है वो पीएम गति शक्ति जो प्लान है ना, नेशनल मास्टर प्लान, उसी के एक पूरक के रूप में 2022 में, मतलब उसी के एक हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। कौन सी, जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, किस चीज़ के पूरक में, तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के पूरक के रूप में 2022 में लागू की गई थी, ठीक है, आरंभ की गई थी। अब पीएम गति शक्ति क्या है, इसके जरिए फिक्स या अस्थायी तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क की जो योजना है, उसका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को बढ़ाना है। बात आती है कि जो भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक लक्ष्य है, उसका क्या नीति है, उसका क्या लक्ष्य है। तो भारत की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना, जैसे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या आता है, मान लो कोई सामान है, सामान मान लो कि बेड है, गद्दे हैं बेड के, और कंपनी ने बना दिया, उसको सप्लाई करना है। अब सप्लाई करने, मान लो यहाँ से वो कंपनी वो बनी है बिहार में, सप्लाई करना है उसको, मान ले महाराष्ट्र में बनी है और वो उसको सप्लाई करना है बिहार में, ठीक है। तो बिहार से महाराष्ट्र की जो दूरी होगी, वो दूरी आप 1200 से 1500 किलोमीटर की होगी बाई रोड। अब 1200-1500 किलोमीटर की जो बाई रोड दूरी होगी तो कोई ट्रक में आएगी, कंटेनर में। अब उस कंटेनर क्या करेगा, 10 से 12 टन माल को मान लो लोड कर लिया, 12 टन को, पर टन के हिसाब से जो खर्च आता है उतना, मतलब मान के चलो कि आप 2.5 से 3 लाख रुपए जो है वो उसका किराया हो जाएगा। तो ये जो लागत है ना, इसी को कम करना। अगर मान लो इसी के बजाय अगर कोई ट्रेन होती, ऐसी सुविधा होता जो कि डेडिकेटेड उसी के लिए चीज़ के लिए चलती, जो सप्लाई चेन को या आपकी लॉजिस्टिक सेवाओं को जारी रखे, तो वहाँ कॉस्ट काफ़ी कम आता। तो इसी को जो है भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना इसका लक्ष्य है। 8 से 9% का जो वैश्विक बेंचमार्क है उसके बराबर रहना, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की रैंकिंग में सुधार लाना, शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है। अभी आप देखो भारत के जो कितना स्थान है, तो 38वां स्थान है, 25 में लाने का जो है ये लक्ष्य है इसका, ठीक है। एक दक्ष लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को लागू करना, और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत जो है व्यापक लॉजिस्टिक कार्य योजना क्लैप शुरू की गई है। ध्यान देना, क्लैप, इसमें 8 कार्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, ये भी ध्यान देना इसमें, ठीक है। तो अब आता है कि 2022 में भारत ने परिवहन के लिए अलग अलग जो सेक्टरों से माल ढुलाई कितनी हुई, तो सड़क से 3.5 ट्रिलियन टन की ढुलाई हुई, रेल में देखो तो आप 0.82 सबसे कम, शिपिंग में 1108 मिलियन टन, ठीक है, और उसके बाद वायु मार्ग से काफ़ी कम। सबसे अधिक जो ढुलाई हुई वो सड़क मार्ग से, ट्रक वगैरह से हुई है, परिवहन मार्ग से, ठीक है। तो अन्य कदम कौन कौन से सरकार ने उठाए हैं, तो ध्यान देना है अन्य कदमों को लेकर के, और इसके बाद बहुत सारी चुनौतियां हैं, समझेंगे। अन्य कदम में यूलिप प्लेटफॉर्म, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म है, डेटा आधारित प्लेटफॉर्म है, अलग अलग मंत्रालयों के लॉजिस्टिक संबंधित 34 डिजिटल सिस्टम को इंटीग्रेट करता है। जीएसटी डेटा को भी यूलिप से जोड़ा जा रहा है, और करता क्या है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके जो उचित जांच है उसके बाद निजी कंपनियां भी यूलिप डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे क्या होगा कि जो लॉजिस्टिक सेवाएं हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो सुलभ हो जाएंगी, ठीक है। एग्जीम लॉजिस्टिक्स यानी निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक, इसका उद्देश्य क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना और प्रोसेस में जो कमियां उसको दूर करना है, और एक भरोसेमंद लॉजिस्टिक नेटवर्क का निर्माण करना है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक का भी जो है ये जो है भारत सरकार क्या कर रहा है कि एग्जिम कंटेनर के बारे में डेटा प्रदान करता है, ठीक है। लॉजिस्टिक को इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाला पॉइंट को देखो आप, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है कि लॉजिस्टिक सेक्टर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा है, तो इसको ध्यान देना आपको कि हाँ है, भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर को एक इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है। इससे क्या होगा कि आसान शर्तों पर ऋण मिल सकेगा। इसको एक सेक्टर के तौर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के तौर पे अगर हम देखें तो इससे जो है कहीं ना कहीं इसमें जो रेट तो मिलेगा ही, डेवलपमेंट्स भी काफ़ी अधिक होंगे और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अधिक जो है वो आएगा। लीड्स पहल, यही यूपीपीसीएस में प्रीलिम्स में कई बार सवाल पूछा हुआ है। लीड्स पहल, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता, तो राज्यों की जो लॉजिस्टिक सेक्टर में जो प्रदर्शन उसका आकलन करने के लिए देश में विकसित लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक है, और इसे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पर तैयार करते हैं। हर साल इसका सर्वेक्षण होता है और राज्यों को उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है।
पढ़ेंगे अभी इसके नीचे हम लोग देखेंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो माल ढुलाई का एकत्रीकरण करना, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और लंबी दूरी तक माल ढुलाई को सक्षम बनाते हैं। परिवहन लागत में भी, सेक्टर में भी कमी आती है। केंद्र सरकार 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की योजना भी बनाई है। भारतमाला परियोजना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस परियोजना के तहत क्या है कि 65,000 किलोमीटर के जो नेशनल हाईवे हैं उसका निर्माण 2 चरणों में होगा। डेडिकेटेड जो माल ढुलाई फ्रेट कॉरिडोर्स हैं, डेडिकेटेड माल ढुलाई गलियारे यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसका उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय रेल योजना है 2030 में, इसको मैंने आपको पढ़ाया हुआ था DFC, जिसमें रेल माल की ढुलाई के लक्ष्यों को प्राप्त करना 2030 तक। इसमें क्या करना है कि ध्यान देना कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 में कुल जो माल की ढुलाई है उसमें रेल की ढुलाई 27% से बढ़ा करके हमें 45% करना है। सागरमाला और अंतर्देशीय जलमार्ग भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य क्या है कि बंदरगाह आधारित विकास, पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास देना, बढ़ावा देना है। और भारत की जो 7500 किलोमीटर की जो लंबी तटरेखा देख रहे हो आप, और 1400 किलोमीटर का जो लंबा नौगमन जो जलमार्ग है भारत में, जो अनेक प्रकार की नदियाँ हैं, उसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है लॉजिस्टिक सेक्टर को काफ़ी अधिक सहायता कर सकते हैं। ठीक है, भारत के अब आता है कि चुनौतियां क्या हैं। भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि सप्लाई चेन का अलग अलग होना। देश के संपूर्ण जो सप्लाई चेन है उसके सेगमेंट में छोटे छोटे जो है स्वतंत्र भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो संसाधन है उसका इस्तेमाल पूरी तौर से नहीं हो पाता, एक मानक व्यवस्था नहीं बन पाती, जो भी हितधारक हैं भागीदार उसके बीच समन्वय सहयोग में कठिनाई होती है, तो ये समस्या होता है। जो विनियामक और नियमों के पालन पर बोझ होता है, कई बार कई सारे प्रणाली के कई चरण होते हैं, नियमों का बोझ होता है, नौकरशाही को बोझिल प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये भी समस्या होती है। अब ध्यान दो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी काफ़ी है, बेहतर सड़कें नहीं होना, यातायात की भीड़ हो, ठीक है, सटीक एड्रेस मैपिंग नहीं हो, इस कारण से कई सारी बाधाएं होती हैं। कुशल लोगों की कमी है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में, परिवहन में, लॉजिस्टिक सेक्टर के संचालन में कुशल कार्मिकों की प्रबंधन कमी है, ठीक है, दक्ष लोगों की कमी है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी हैं, सामान, संपत्ति, सूचना की चोरी, धोखाधड़ी, साइबर हमले, आतंकवाद वगैरह भी जो है इसमें शामिल होते हैं। अब बात आती है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। आगे की राह हम लोग समझेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हमें काफ़ी अधिक बढ़ोतरी देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करना है, डेटा को आदान प्रदान करना है, जिससे निर्णय लेने में समन्वय को बढ़ाना है। इससे क्या होगा, लॉजिस्टिक सेक्टर में जो संचालन उसमें दक्षता, मजबूती और लोचशीलता को बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आईमेक जो है वो अरब प्रायद्वीप से लेकर यूरोप के बीच में बाधा रहित कनेक्टिविटी दे सकता है, जिसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ा भी चुका हूँ आपको इंटरनेशनल क्लासेस में। आईमेक के बारे में कई बार इस पर बातें हो चुकी हैं। संधारणीय लॉजिस्टिक सेक्टर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं हम लोग, एनर्जी एफिशिएंसी शिप इंडेक्स बना सकते हैं, तकनीकी नवाचार कर सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हम लोग पूर्वानुमान विश्लेषण करके जो भी वस्तुओं की सप्लाई है, डिमांड है, उसके आधार पर हम लोग उसका अनुमान लगा सकते हैं और जो सप्लाई चेन है उसको हम लोग मजबूत कर सकते हैं, इन्वेंट्री को बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर और कनेक्टिविटी से जो है माल ढुलाई पे रियल टाइम की डेटा के आधार पे नज़र रख सकते हैं। ऑटोमेशन वाली जो टेक्नोलॉजी होंगी वो क्या कर सकती हैं, वेयर हाउस के रख रखाव में मदद कर सकती हैं, लास्ट माइल की डिलीवरी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा, अभी किसी वीडियोज़ वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, जिसमें यूरोप में अमेज़न या किसी फूड जो डिलीवरी कंपनी उसने जो है रोबोट के माध्यम से जो उसने फूड सप्लाई किया था। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, निवेश आकर्षित कर सकते हैं और निवेशकों की रुचि को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास करके। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, सिंगापुर क्या है, लॉजिस्टिक के मामलों में विश्व स्तरीय शहर की स्थिति बनाए रखने के लिए जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें अभी भी निवेश कर रहा है और बना रहा है। परिवहन लागत में रेल की हिस्सेदारी को हमें बढ़ाना है, जैसे कुल की माल ढुलाई में रेल की जो हिस्सेदारी है 27% से बढ़ा करके हमें 2030 तक 45% करना है और इसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम लोग जो है सप्लाई चेन में बढ़ोतरी ला सकते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर को हमें इम्पोर्टेंस जो है वो एक तरह से मजबूती से विकसित कर सकते हैं। बात आती है कि लीड्स जो रैंकिंग जो जारी होती है, राज्यों का प्रदर्शन सर्वेक्षण जो होता है, इसमें यूपी बीपीएससी वगैरह में सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना है कि जो इसमें समूह बनाए गए हैं, यानी तटीय राज्य कौन से हैं, लैंड लॉक स्टेट कौन से हैं, पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं और यूटी से हैं। तो तटीय राज्यों में नहीं, पहले हमें ध्यान देना लैंड लॉक स्टेट में, जैसे कि यूपी लैंड लॉक स्टेट है, एमपी है, बिहार है, दिल्ली है, दिल्ली तो यूटी में आ जाएगा। तो लैंड लॉक स्टेट में ध्यान देना है सबसे टॉप अचीवर्स में कौन है, तो सबसे पहले हरियाणा है, फिर पंजाब है, तेलंगाना है और फिर यूपी है, यानी यूपी चौथे स्थान पे है। ठीक है, ध्यान देना।
बिहार जो बीपीएससी दे रहे होंगे वो कहाँ ध्यान देना, वो कहाँ पे है, एस्पायर्स में है, यानी अचीवर्स में नहीं है, एस्पायर्स में है। ठीक, तो 4 जो है अचीवर में है, 3 जो है वो फास्ट मूवर्स में और एस्पायर्स में बिहार में। ठीक है, ध्यान इसको देना है। अब यही बस चीज़ों को बीपीएससी और यूपीपीसीएस वाले इसको ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ दो आप। केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ और दिल्ली है टॉप पे, और पूर्वोत्तर में असम, सिक्किम, त्रिपुरा है, और इसमें तटीय में आंध्रा है, गुजरात है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है, ध्यान देना इसमें। ठीक, इस चीज़ को। तो ये वाला आपके आर्टिकल्स 3 आर्टिकल मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी जून मंथ की मैगजीन तो आई नहीं है, मई मंथ की मैगजीन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से इसको ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।